हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं श्रीकांत ईडू आरजीएस में स्वागत करता हूं। यह हमारा मॉक टेस्ट, फोर्थ मॉक टेस्ट है जो यूजीसी नेट और एनटीए जेआरएफ के बच्चों के लिए है। पीजीटी, नवोदय विद्यालय, DSSB, केंद्रीय विद्यालय सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। ये जो श्रृंखला है ये फोर्थ मॉक टेस्ट हमारा है। आज अब लोग मॉक टेस्ट में मूल रूप से तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण के प्रश्न करेंगे। ये 75 प्रश्न होंगे। इसके पहले सीरीज शुरू होने के पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चलते हैं, सीरीज़ का पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न हमारा जो है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति की कमजोरी तथा समस्या है। यानी कि आपको दिए गए वाक्यांश में, स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि तुलनात्मक राजनीति की कमजोरी, ध्यान रखेंगे, तुलनात्मक राजनीति की कमजोरी और समस्या के बारे में आपको बताना है कि तुलनात्मक राजनीति की क्या कमजोरी है और क्या समस्या है। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति की समस्या या कमजोरी की बात करें तो जो दिए गए ऑप्शन है उस ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है। तो देखो, शब्दावली की अस्पष्टता तुलनात्मक राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी कमजोरी है। इसमें से 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था राजनीतिक व्यवहार को समझना। थोड़ा राजनीतिक व्यवहार को हम लोग तुलनात्मक राजनीति में समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बी ऑप्शन हमारा राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, ये भी हम लोग करते हैं तुलनात्मक राजनीति में। और डी ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन हमारा राजनीति में सिद्धांत निर्माण, ये भी करते हैं। लेकिन जो शब्दावली की अस्पष्टता है, क्लियर कट नहीं है, और तुलनात्मक राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया है। इनमें से कौन से स्कॉलर है जो तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया है? तो है डेविड एप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 3rd नंबर प्रश्न है, किसने तुलनात्मक राजनीति समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी तुलनात्मक राजनीति में समस्याओं को समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वो कौन सा स्कॉलर है? तो इनमें से कौन से स्कॉलर हैं? अरेंड लिज फार्ट, यानी ए इज ए राइट आंसर। 4th नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों की प्रतिमानों का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट किनका है? तो यह स्टेटमेंट किनका है? जीन ब्लांडेल, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। 5th नंबर प्रश्न देखते हैं, इस सीरीज का 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किसका मत है कि तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों एवं भिन्न भिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। यह स्टेटमेंट किनका है? तो यह स्टेटमेंट किनका था? एडवर्ड ए फ्रीमैन का, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि एवं राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं, असमानताओं से है। यह विचार किसका है? तो आप लोग ये विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये विचार किनका है? तो एम कार्टिस का है, यानी कि ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7th नंबर प्रश्न है सीरीज का, तुलनात्मक राजनीति आधुनिक परिष्कृत चरण के लेखकों की श्रेणी में रखा जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? ईस्टन, आमंड, कार्ल डायच, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी विचारों को निम्नांकित 2 प्रमुख धारणाओं में विभक्त किया जाता है। कौन सी वो 2 धारणाओं में विभक्त की जाती है? तो जो तुलनात्मक राजनीति है, लंबात्मक एवं अम्बरांतरीय तुलना है, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये ऑलरेडी हम लोग 8 नंबर प्रश्न कर चुके हैं। 8 नंबर का हमारा जो है बी इज अ राइट आंसर। तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक एवं अभ्रांतीय तुलना है।
नाइन्थ नंबर इस सीरीज का नाइन्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। यह वक्तव्य किसका है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं? यह किसका स्टेटमेंट है? तो तुलनात्मक राजनीति, यह वक्तव्य किसका है? तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं? तो ये जो इनमें पहला ऑप्शन है वुडरो विल्सन, ही इज ए कंसिडर फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो इनके बारे में नहीं कहते, तुलनात्मक राजनीति की बात नहीं करते हैं। बी जो है मैक्रिडिस का, ये भी नहीं करते हैं, अरिस्टोटल नहीं बात करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर है, जी के रॉबर्ट्स का है। नेक्स्ट 10th नंबर प्रश्न देखते हैं। किसका मत है कि तुलनात्मक सरकार राजनीति के अध्ययन में उन तरीकों का जिनसे समाज में मूल्यों का अधिकृत वितरण होता है या परीक्षण किया जाता है? यह स्टेटमेंट किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10th नंबर किस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन ब्लांडेल का है। 11th नंबर प्रश्न देखते हैं श्रृंखला का। जबकि आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचना से होना चाहिए, पर साथ ही उसका संबंध व्यवहार की स्पष्ट प्रतिमानों एवं आचरणों से भी होना चाहिए, क्योंकि वे सरकार की जीवित संरचना का अभिन्न अंग है। यह मत किसका है? तो यह मत किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे। तो यह मत भी किसका है? जीन ब्लांडेल का है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12वां नंबर इस सीरीज का प्रश्न है हम लोग का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है। किसने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति में क्रांति का श्री गणेश अनेक साहसी सिद्धांतों के कारण हुआ? इनमें कहा गया है कि केवल वर्णन से आगे बढ़कर सैद्धांतिक दृष्टि से अधिक संगत समस्याओं की ओर देखिए। एक मामले से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना की ओर देखिए। सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक कार्यों की ओर देखिए, तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन न कर करके एशिया और अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों की ओर देखिए। यह स्टेटमेंट किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह स्टेटमेंट किसका है? सिडनी बर्वा ने दिया था, यानी डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। किसने तुलनात्मक राजनीति को शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक प्रयास किया? यानी किसने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक प्रयास किया? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? किसने किया? अरिस्टोटल ने किया, अरस्तु ने किया। 14 नंबर प्रश्न है। द्वितीय महायुद्ध में के बाद तुलनात्मक राजनीति में आए परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? अमूर्त सिद्धांतों पर बल नहीं दिया जाता है, तो इसका सी इज ए राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है। जिन विद्वानों के राजनीतिक अध्ययनों को परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित माना जाता है, उनमें से प्रमुख है। जो परंपरागत परिप्रेक्ष्य से आते हैं, यानी जो ट्रेडिशनल स्कॉलर हैं, उनका नाम बताना है। तो वारकर, लास्की, कार्ल डे फेड्रिक, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषता नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है? सामाजिक संदर्भ अभिमुखी। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है इस सीरीज का। तुलनात्मक राजनीति के किस प्रकार के विद्वानों ने लोकतांत्रिक एवं विशेषकर पश्चिमी यूरोपीय संस्थाओं का ही वर्णन किया है? 70 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए? पारंपरिक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक परीक्षण करने वाला, अधिक खोजबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 18 का क्या राइट आंसर होना चाहिए? पहला जो ऑप्शन है 18 में हम लोग देख रहे हैं परंपरागत, दूसरा आधुनिक, तीसरा जो है कानूनी औपचारिक, फोर्थ जो है वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव। तो इसका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, आधुनिक। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन
के आधुनिक दृष्टिकोण का लक्षण है। क्या लक्षण है भाई, आप लोग बताएं। विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किनके अध्ययन औपचारिक संस्थागत व्यवस्थाओं के विवेचन तक ही सीमित रहे हैं। तो इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइस और लास्की। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक पद्धति की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा तुलनात्मक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो तुलनात्मक पद्धति की विशेषता क्या नहीं है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक पद्धति समान अथी है, ये विशेषता नहीं है। यानी कि सी रॉन्ग आंसर है, जो कि तुलनात्मक सिस्टम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन तुलनात्मक पद्धति को मापन का एक रूप मात्र माना जाता है। कौन सा रूप माना जाता है, तो आर्थर एस कालवर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है हमारा, तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के पूर्व की शर्तें। यह अन्वेषण के रूप में तुल्य एवं प्रतिशयी विषय था, बिल्कुल करेक्ट है। शर्त थे प्रत्ययी इकाई के कम से कम 2 उदाहरण की अनिवार्यता था, बिल्कुल सही बात है। सी है, तुलना की प्रत्यय इकाई की परिभाषित करता है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, आवंट के अनुसार विनिवेश के रूप में आने वाली मांगों की मोटी रूप से कितनी श्रेणियों हो सकती है। मोटे रूप से कितने श्रेणी हो सकते हैं, मतलब रफली कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है, तो 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, आमंड के अनुसार आज्ञाकारिता समर्थन से तात्पर्य है, मतलब इसका क्या अर्थ है, तो कानूनों का पालन करना, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, आमंड ने समर्थन को 4 श्रेणियों में विभक्त किया, जिनमें से निम्नांकित शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, शक्ति समर्थन शामिल नहीं है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया में आमंड और पावेल ने 3 प्रक्रियात्मक प्रवर्गों को प्रमुख माना है, जिनमें से निम्नांकित सही नहीं है। इनमें से कौन सा निम्नांकित सही नहीं है, तो नियम अधिनिर्णय, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, आमंड के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका को भरा जाता है। आमंड के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका को भरा जाता है। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, राजनीतिक समाजीकरण, हित समूहीकरण। सी हमारा जो है राजनीतिक भर्ती, आज्ञाकारिता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक भर्ती। 29 नंबर प्रश्न है इस सीरीज का, किसने राजनीतिक व्यवस्था को बाध्यकारी भौतिक शक्ति के प्रयोग की एकाधिकारी व्यवस्था बतलाया है। तो इनमें से किसने बतलाया है, आमंड ने बताया है। नेक्स्ट, किसने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन या वितरण की व्यवस्था माना है, किसने माना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर स्टर्न, यानी डेविड स्टर्न ने माना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था 30 नंबर प्रश्न यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, किसने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन एवं वितरण की व्यवस्था माना है, ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न ने माना है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, किस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोपरिता महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या बता रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य गलत है, इनमें से कौन सा वक्तव्य गलत है, ध्यान रखें कौन सा गलत है। तो देखो कि पहला है राजनीतिक संस्कृति, गलत आपको चूज करना है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से संप्रेषित या हस्तांतरित होता है, ये राइट प्रश्न है जी, सही प्रश्न है, मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट, राजनीतिक संस्कृति समान संस्कृति की व्यवस्था का भाग है, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन है,
विकासशील राज्यों में हर एक की राजनीतिक संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। करेक्ट बात है जी। अब डी क्या है, विकसित समाजों में भी राजनीतिक संस्कृति समरूप नहीं होती है। ये क्या है, गलत है। तो आपको चूज क्या करना था, गलत आंसर चूज करना था। अप्रोप्रिएट आंसर जो सबसे ज्यादा रॉन्ग है उसको चूज करना था। तो सबसे ज्यादा रॉन्ग कौन है, डी सबसे ज्यादा रॉन्ग है। क्लियर, बाकी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न, लुसियन पाई एवं सिडिन बरवा। राइट, सी इज ए करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति से संबंधित विशेषता नहीं है, यानी इसमें से कौन सी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित विशेषता नहीं है। तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है, पहला है अनुभविक विश्वास, बी जो है अभिव्यक्तात्मक प्रतीक, सी जो है मूल अभिरुचिता रुचियां, और डी जो है राजनीतिक संस्थाओं का डिफ्रेंसिएशन यानी कि भिन्नीकरण। तो इसमें से कौन सा है, 34 का राइट आंसर कौन होना चाहिए, डी जे राइट आंसर, राजनीतिक संस्थाओं का डिफ्रेंसिएशन या विभिन्नीकरण। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ एवं व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहले सबसे पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा जो है ए सी फाइनर, लुसियन पाई, बलांडेल और ए पेटर। तो इसका क्या हो जाएगा, लुसियन पाई के द्वारा ये व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति एवं रवैया है। यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आमेंड एंड पावल का है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 36 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की आस्थाओं, अभिव्यक्ति, प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा है जिसमें राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों को अर्थ मिलता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, सिडनी बरवा का है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, इस सीरीज का 38 नंबर प्रश्न, राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक मुद्दों से संबंधित भावनाएं, मूल्य एवं धारणाएं, यह कथन किसका है। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलेन बॉल का है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, राजनीतिक व्यवहार को सही रूप में अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित अवधारणा का अध्ययन आवश्यक है। क्या अवधारणा का अध्ययन आवश्यक है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का अध्ययन जरूरी है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। सीरीज का 40 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको वक्तव्य सही नहीं है चूज करना है। पहला वक्तव्य है, राजनीतिक विकास से संबंधित वास्तविकता को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित राजनीतिक संस्कृति को नहीं समझ लिया जाता। करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको सही नहीं है वो पूछा गया है, इसलिए सही नहीं है चूज करना है। बी जो है राजनीतिक संस्कृति राजनीति के प्रति लोगों की धारणा है, बिल्कुल करेक्ट। सी जो हमारा है, भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक संस्कृति एक समान है क्योंकि 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही राज्य थे। दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। डी ऑप्शन देख लेते हैं, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक क्षेत्र को उसी प्रकार संरचना और अर्थ प्रदान करती है जिस प्रकार समान संस्कृति सामाजिक जीवन को मेल एवं एकीकरण प्रदान करता है। ये करेक्ट है, तो करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा सही नहीं है, तो सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न देखते हैं श्रृंखला का, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग बताएं अपने
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑलरेडी ये एक बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा। 42 नंबर प्रश्न है, राजनीति संस्कृति। राजनीति संस्कृति अवधारणा का लक्षण नहीं है। राजनीति संस्कृति अवधारणा का लक्षण नहीं है। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका क्या अवधारणा का लक्षण नहीं है? संरचनात्मक डिफ्रेंसिएशन यानी कि विभिन्नीकरण। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार, क्षेत्रीय, आत्म सापेक्ष, सहभागी, किसने बताए हैं? तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। 43 का राइट आंसर कौन सा होनी चाहिए? आमेंड है ना। ये जो है एलन बॉल है, दूसरा जो है आवेंड है, तीसरा जो डेविड स्टेन है, और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है हेराल्ड लासवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमेंड। नेक्स्ट 44 प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति का आधार नहीं है। राजनीतिक संस्कृति का आधार क्या नहीं है? पहला देखते हैं ऐतिहासिक आधार, दूसरा भौगोलिक आधार, तीसरा समाज की समान संस्कृति का आधार, राजनीतिक विकास का आधार नहीं है। तो नहीं है आपको प्रश्न पूछा गया है, तो क्या नहीं है? डी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति उपागम का प्रमुख गुण है। इसमें से कौन सा राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख गुण है? व्यष्टि समष्टि उपागम की संयुक्त करना, बिल्कुल करेक्ट है। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को सीमित करना, बिल्कुल करेक्ट है। राजनीतिक विकास के भिन्न भिन्न दशाओं को समझने में आवश्यक, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट नहीं है ना, तो सॉरी, प्रमुख गुण है, तो ये सभी गुण हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ऑल का मतलब डी इज करेक्ट, राइट। अब 46 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग इस श्रृंखला का। 46 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार किसमें होता है? व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार का आधार किसमें होता है? 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होनी चाहिए? राजनीतिक संस्कृति। 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है उसकी बात करनी है। पहला जो ऑप्शन है, किसी देश की राजनीति और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होता है, करेक्ट है जी, है ना। आपको नहीं है वो चूज करना है, राइट। बी है, भारत में अभिजन वर्ग की संस्कृति आम जनता के संस्कृति से बहुत भिन्नता नहीं रखती है, इनकरेक्ट है, मतलब ये सही नहीं है। तो इसका 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन द्वीप और इस द्वीपीय अलगाव ने ब्रिटेन को विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा। विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा, ये हमारा कौन सा है? 48 नंबर प्रश्न है। इसके पहले हम लोगों ने 47 नंबर प्रश्न हम लोग किए थे। 47 नंबर प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। 48 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन द्वीप और इस द्वीपीय अलगाव ने ब्रिटेन को विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा। यह वक्तव्य ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति का कौन सा आधार बतलाता है? 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होनी चाहिए? भौगोलिक आधार है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति समान संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है, करेक्ट है, क्योंकि आपको नहीं करेक्ट है उसको चूज करना है। बी देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति समाज की संस्कृति का भाग होती है भी उससे स्वायत्ता रखती है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। तो हम लोग ए बी देख लिए थे। सी देखते हैं, समान संस्कृति सीमित अवधारणा है जबकि राजनीतिक संस्कृति व्यापक अवधारणा है। तो ये इनकरेक्ट है, राइट, इनकरेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न देखते हैं श्रृंखला का, विकासशील देश राज्यों में सांस्कृतिक विविधता को समझने का राजनीतिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख आधार है। 50 नंबर प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या आधार है? ऐतिहासिक आधार है, यानी कि 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, अभिजन वर्ग की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं, इनमें से कौन कौन से एलिट क्लास की व्याख्या किया है? 51 नंबर का क्या हो जाएगा? मुस्का, मिचले और पैरेटो। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न, किसने कहा है कि अभिजन राजनीतिक
व्यवस्था में शक्ति धारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लासवेल, एंड ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ इलिट थ्योरी की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेरेटो का देन है। नेक्स्ट, किसने लिखा है कि वकीलों के, वैज्ञानिकों के और यहाँ तक कि चारों ओर वैश्याओं को भी अपनी अपनी अभिजन होती हैं? एक स्टेटमेंट किनका है? ते पेरेटो का है, राइट। क्या है? एक बार 54 नंबर प्रश्न रिपीट करता हूँ। वकीलों के, वैज्ञानिकों के, यहाँ तक कि चारों वैश्याओं के भी अपने अपने अभिजन होते हैं, पेरेटो का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक अभिजन सिद्धांत का विकास करने वाले अग्रणीय है। इनमें से कौन कौन से हैं जो इलिट थ्योरी का विकास करने वाले अग्रणीय भूमिका निभाए हैं? 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होनी चाहिए? तो इसका सी इज ए राइट आंसर। शुम्पीटर, लासवेल, सी राइट मिल्स इलिट क्लास सिद्धांत का विकास करने में अग्रणी भूमिका रहा है। नेक्स्ट, पेरेटो ने अभिजन को दो भागों में बांटा था। बताएं इसका 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न कौन कौन सा वर्ग था? शासक अभिजन और अशासक अभिजन, शासक और गैर शासक, यानी बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है। सी राइट मिल्स ने अभिजन के लिए निम्नांकित शब्दावली का प्रयोग किया है। सी राइट्स मिल ने अभिजन इलिट क्लास के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? इसका क्या हो जाएगा? शक्ति अभिजन का प्रयोग किया है, यानी डी इज ए राइट आंसर। 57 का डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट 58 का, राजनीतिक अभिजन के विवेचन में किसने कुलीन तंत्र का लॉ नियम, आयरन लॉ ऑफ होलार्की की अवधारणा प्रतिपादित किया है? बताएं जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न मीचल्स का है जी, यानी कि 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59 नंबर प्रश्न है। लासवेल का अभिजन सिद्धांत किसके इर्द गिर्द घूमता नजर आता है? तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति, यानी पावर। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है। किसने लिखा है कि यह लोकतंत्र की विडंबना है कि यह लोगों का शासन होते हुए भी इसको बनाए रखने का दायित्व अभिजनों या विशिष्ट वर्ग के कंधों पर ही रहता है, न कि समान जनता पर निर्भर होता है? या किसका स्टेटमेंट? बहुत, जिसने भी स्टेटमेंट दिया बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया, इज ए ट्रू इन 100%। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो डाई बजी गलर, यानी कि डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न, इस श्रृंखला का 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स के शासक वर्ग के सिद्धांत के प्रतिरोध में किस सिद्धांत को खड़ा किया गया? 61 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभिजन वर्ग का सिद्धांत खड़ा किया गया, यानी सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसके अनुसार सामान्यतः हिंसा का प्रयोग या इसके प्रयोग की धमकी क्रांति है? ये किसका प्रयोग है? 62 नंबर प्रश्न C.E. मेरियम, यानी ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 63 नंबर प्रश्न हमारा इस स्क्रीन पर है। 63 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार क्रांति समाज के प्रमुख मूल्यों एवं मिथकों में मौलिक एवं हिंसक परिवर्तन है? यानी 63 का क्या हो जाएगा? हंटिंगटन, यानी कि सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न, क्रांतियों के कारणों को व्यवस्थित रूप में विचार करने वाला दार्शनिक कौन है? तो कौन है 64 का राइट आंसर? एरिस्टोटल। 65 नंबर प्रश्न, किसने अपनी कीर्ति द स्टेट एंड रेवोल्यूशन में क्रांति के बारे में विस्तार से विवेचन किया है? 65 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। क्लियर है? लेनिन। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न, इस श्रृंखला का 66 नंबर प्रश्न, क्रांति के प्रक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन से थे? सी जोहानसन, यानी कि एज करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न, मायो ने
किसे साम्यवादी क्रांति का उन्नायक बताया था? किसान को। गो बैक टू विलेज का नारा, सॉरी, मायो ने किसे साम्यवादी क्रांति का नायक बताया था? किसानों का नायक बताया था। 68 नंबर प्रश्न है जो हमारा, क्रांति के लिए पेशेवर प्रशिक्षित सदस्यों वाले क्रांतिकारी दल की भूमिका पर किसने जोर दिया था? 68 नंबर प्रश्न लेनिन ने जोर दिया था। 69 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला का राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियां, विचारों और आस्थाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग बताएं? राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजनीतिक समाजीकरण का अधिकरण नहीं है, इनमें से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का अधिकरण इक्विपमेंट नहीं है? तो ग्राम पंचायत है ना। बाकी देखो, शिक्षण संस्थाएं, संपर्क माध्यम, परिवार, ये जो है समाजीकरण का एक रूप अधिकरण कहा जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, लोकल लेवल पर एक सरकार का प्रकार है। 71 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, आमंड एंड बर्वा। बी जो हमारा ऑप्शन है, आग एंड चिंक, डेविड स्टन, चार्ल्स मेरियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमंड एंड बर्वा का है। नेक्स्ट, कौन सा वक्तव्य गलत है? इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है आपको स्टेटमेंट गलत है? तो गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट हमारा जो है, लोगों का राजनीति संबंधी रुख और इस रुख के बनने की प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण कही जाती है, करेक्ट है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा या परिवर्तित किया जा सकता है, करेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं, राजनीति समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती समान अर्थी अवधारणा है। तो ये इनकरेक्ट है, पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। नेक्स्ट, डी जो है, राजनीतिक समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिससे लोग राजनीति की ओर उन्मुख होते हैं, करेक्ट है जी। तो ए बी डी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी जे इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट, 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, श्रृंखला का 73 नंबर प्रश्न है जो कि मैचिंग करना है। एक तरफ स्कॉलर का नाम है, दूसरी तरफ उनकी जो है पुस्तक का नाम है या उनके विचार रखे गए हैं, इनको मैचिंग करके बताना है कि इनमें से कौन सा मैचिंग गलत है। मैचिंग कौन सी गलत है? तो देखो कि पहली मैचिंग की बात करें, विलियम कुन्हार होजर, पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी, करेक्ट है। डाई बजी गलर, द आयरनी ऑफ डेमोक्रेसी, करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा है, डेविड एप्टर, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। लुसियन पाई की पुस्तक सही लिखा, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इनकी पुस्तक लिखी गई है। तो ये करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, श्रृंखला का कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सी जोड़ा गलत है? सेम वही है, एक तरफ स्कॉलर है, दूसरे तरफ जो है उनके विचार या पुस्तक लिखे गए हैं। तो हमें जोड़ा कौन सी गलत थे? ए एफ बेंटले, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इनके द्वारा लिखा गया है। बी ओ के, डेमोक्रेटिक थ्योरी, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो नहीं है, तो यही गलत है। डेविड एप्टर, इनके द्वारा लिखा गया है, द पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डेविड स्टन, द पॉलिटिकल सिस्टम, लिखा गया है, तो नहीं है, तो क्या है इसका गलत आंसर? क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? एक तरफ स्कॉलर है, दूसरे तरफ इनकी पुस्तक या इनकी जो है सिद्धांत है। बी ओ के, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, इनके द्वारा लिखा गया है। सी सारटोरी,
डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखा गया है। केसी बीहर मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किया गया है। आमंड एंड पावल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इनके द्वारा नहीं किया गया है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है था, तो इनकरेक्ट 75 का क्या हो जाएगा डी, 74 का क्या हो जाएगा 74 का बी, है ना। तो इस श्रृंखला का प्रश्न आज हम लोगों ने 75 प्रश्न कवर किया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर करें। अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।